हेलो, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार जो एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं कुछ आत्महत्या के बारे में या सुसाइड के बारे में बात करूँगा। आजकल की परिस्थिति में एग्ज़ाम का माहौल है, बच्चों में बहुत सारे तनाव हैं। इस वजह से मैं आज इस टॉपिक को चुना हूँ। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सुसाइड एक नया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत पहले से आदिकाल से चला आ रहा है। सुसाइड के बारे में इवन सुकरात ने भी बात की है, लेकिन पहला जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था सुसाइड का, वो एक जो साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया था वो एमिल दुर्खाइम के द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार सुसाइड को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया था, जिसमें कि उसमें उन्होंने 3 सुसाइड को 3 फॉर्म में, जैसे कि इगोइस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड एंड अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ये 3 सुसाइड के ग्रुप को उन्होंने डिवाइड करने का प्रयास किया। जो इगोइस्ट सुसाइड वाले लोग होते थे यूजुअली उनमें देखा गया था जो ज़्यादातर अकेले रहते हों, समाज में उनका ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं हुआ हो, अकेला रहता हो, लोनली रहते हों, उनमें इस तरह के सुसाइड को उन्होंने जिक्र किया या वर्णन किया था। नोमिक सुसाइड जो उन्होंने वर्णन किया था वो किसी लॉस के बारे में वर्णन किया था कि किसी का लॉस हो जाए, मान लीजिए जैसे किसी का जॉब चला जाता है, किसी का प्यार का ब्रेकअप हो जाता है, या किसी की बहुत नियर डियर जो होते हैं उनका किसी का डेथ हो जाए, प्रॉपर्टी का बहुत मेजर लॉस हो जाए, फाइनेंशियल बहुत लॉस हो जाए। तो इस तरह के लॉसेस में इस तरह के सुसाइड देखे गए हैं। और तीसरा सुसाइड जो उन्होंने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी वो है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जो दूसरे के कारण दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने अपनी लाइफ में अभी 15 सालों की प्रैक्टिस, 15 से 20 साल की प्रैक्टिस में 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं जहां पे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के एग्जाम्पल को फिट बैठता है। जैसे कि एक ओल्ड कपल थे जिन्होंने सुसाइड इसलिए किया था कि उनका बेटा अलग रहता था, बहुत दूर रहता था, और वो इनके बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहता था। तो इनको लगा कि भाई जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे की परेशानियां दूर हो जाएगी, तो दोनों कपल ने कुछ दवाइयां खा ली थी। तो उन्होंने बड़े डिटेल से बताया और बड़े बिल्कुल सभ्य वे में कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया है और ये हमारा डिलिबरेट अटेम्प्ट है। तो इस तरह के सुसाइड लोग भी करते हैं जो दूसरे के फ़ायदा पहुंचाने के लिए, समाज के भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करते हैं, फैमिली को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अब आते हैं कि सुसाइड जो है आज के दिनों में क्या डेटा है। जैसे इंडियन में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में बच्चों में या हमारे बच्चों में सुसाइड की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी है। स्पेशली महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे लगभग जो है पिछले साल कितना 9,000 या समथिंग के राउंड लोगों ने सुसाइड किया। तो ये प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आज समाज में एक तो तनाव का माहौल है, बच्चे भी जो है उसको सहन करने में महसूस दिक्कत होती है। पढ़ाई को लेकर बहुत सारे बच्चे कोप नहीं कर पाते हैं। समाज में का ताना बाना बहुत बिखरा हुआ है, लोग एक दूसरे में सहयोग की भावना बहुत कम है। दूसरा कुछ देखा देखी भी है कि एक व्यक्ति बहुत सोसाइटी का बहुत प्रोग्रेस कर गया है तो हम एनी हाउ किसी न किसी प्रकार हम वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, बेशक हमारी क्षमता है कि नहीं है, हमारे उतने मीन्स हैं कि नहीं हैं। कुछ बच्चों में पढ़ाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, वो बच्चे कोप नहीं कर पाते हैं, उनमें क्षमताएं कम होती है, या उनका एक क्षमता होता है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपनी क्षमता के ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा करके कि हम ये कर सकते हैं, जबकि वो किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम को करने में सक्षम नहीं होते हैं। इवन कुछ पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि नहीं आपको पार्टिकुलर ब्रांच ही चुनना है या पार्टिकुलर फील्ड में ही जाना है। तो ये सभी मिला जुला के एक स्ट्रेस क्रिएट करता है जो कि बहुत कॉमन है आज के दिनों में। मास आप देखते होंगे कि आज के दिनों में कॉलेजेज में एडमिशन जो है 99% और 100% में होता है। आप समझ सकते हैं कि बच्चों में कितना स्ट्रेस होता होगा कि बच्चा में 100% लाना एक बहुत बड़ी बात है।
पहले के समय में, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले 70-80%, 90% बहुत अच्छे बच्चे जो होते थे 90% ये सब लाते थे। लेकिन इस वजह से जो मार्क्स का जो होड़ लग गई है, मार्किंग का जो व्यवस्था है, प्रॉब्ली कहीं ना कहीं बच्चों में वो भी एक स्ट्रेस पैदा करता है, क्योंकि सभी बच्चे 100% मार्क्स नहीं ला सकते हैं। ये हमें भी समझना होगा और समाज को भी समझना होगा, या जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं जो देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को, उन्हें भी शायद ये बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा जो मार्किंग सिस्टम है उसमें क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है जिससे कि बच्चों में कुछ स्ट्रेस कम हो। सीटें भी कम है। आपको आज पता है कि कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए बहुत गला काट प्रतियोगिता है। हमारे समाज का, हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा है, उसके प्रपोर्शन में, उसके अनुपात में हमारे कॉलेजेज में, अच्छे कॉलेज में सीटें नहीं हैं। तो बच्चों में इस वजह से भी और स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि उन्हें बहुत एक्सेल करना पड़ता है, जो से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जहाँ पे वो एक एवरेज मेहनत करके भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करके करना पड़ता है। फिर उनको कुछ होप नहीं दिखता। अगर नहीं होता है तो उनको लगता है कि यार कुछ हो नहीं सकता है, तो एक फेल्योर, सेंस ऑफ फेल्योर भी आने लगता है और उसकी वजह से वो स्ट्रेस पैदा होता है। कुछ बच्चों में उनके पर्सनल कारण भी होते हैं, जैसे कि प्रेम प्रसंग होता है, या बहुत लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, समाज से उनका जुड़ाव बहुत कम होता है। बहुत लोग, बच्चे जो हैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो कुछ पर्सनल कारण से, व्यक्तिगत कारण से भी सुसाइड, ये सब बच्चों में देखा गया है। सुसाइड, अब हम थोड़े बात करेंगे कि सुसाइड को क्या, कैसे बचाया जा सकता है, या सुसाइड के जो कॉमन फैक्टर्स हैं क्या क्या हो सकते हैं। सुसाइड यूजुअली देखिएगा कि उसके बहुत सारे कारण हैं। हम इसको डिफरेंट एंगल से अगर देखने का प्रयास करें तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, इवन जेनेटिकल फैक्टर भी हो सकता है, साइको सोशल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। इसके अलावा जो पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एजुकेशन का सिस्टम का स्ट्रेस है, सामाजिक ताना बाना का, जो समाज में जो पीसफुलनेस नहीं है बहुत सारे सोसाइटी में, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मेजर रूप से जो देखा गया है सुसाइड के कारणों का, उसमें बायोलॉजिकल सिम्टम, बायोलॉजिकल फंक्शन, साइको सोशल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस, और यंग बच्चों में पढ़ाई लिखाई को लेकर और पर्सनल प्रोग्रेस को लेकर, ये सब जो फैक्टर हैं ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और ये बहुत कॉमन हो गया है आज के दिनों में बच्चों में। आप शायद 20 साल पहले बच्चों में नहीं सुनते हो कि कोई सुसाइड किया हो बच्चे, अनलेस कोई मेजर इशू हो, इलनेस हो तो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई को लेकर कोई सुसाइड नहीं करता था। यूजुअली हम लोगों ने तो अपने स्कूलिंग सिस्टम में नहीं सुना था, लेकिन आज हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। आप लोग भी इस बात को डेली पेपर में, न्यूज़ में और आपके आस पड़ोस में ऐसी घटनाएँ होती है जहाँ पर आप इसको आराम से आपके ध्यान में, जहन में आ जाता है कि हाँ वैसा हुआ है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो हो सकता है। दूसरा, अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो जो कुछ दूसरे कारण हैं जो डिजीज़ का जो कारण है, जैसे कि जो साइकियाट्रिक डिजॉर्डर है, एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है जो सुसाइड को की तरफ ले जाता है। उन साइकियाट्रिक डिजॉर्डर में डिप्रेशन बहुत कॉमन एक बीमारी है, उदासीपन की बीमारी है, जिसको कि आज के दिनों में आप बहुत डिफरेंट फोरम में सुनते हैं, प्रचार किया जाता है कि डिप्रेशन से आइए, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में आप बात करिए, ये बात को छुपाइए नहीं। गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी काम कर रही हैं। गवर्नमेंट की मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, बहुत दिनों से चल रही है और इसको प्रमोट किया जा रहा है, और थोड़ा सा समाज में अवेयरनेस भी बढ़ा है। अब हम आते हैं कि डिप्रेशन के अलावा दूसरे जो बीमारियां हैं, उसमें दूसरा बीमारी है साइकोसिस, जिसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। उसमें भी सुसाइड लगभग 10 से 15% के केसेस में देखा जाता है। फिर तीसरे जो ग्रुप है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में, वो है पर्सनालिटी, जिसको कि क्लस्टर बी पर्सनालिटी बोलते हैं हम लोग। उसमें 2-3 पर्सनालिटी बहुत कॉमन होता है, जिसमें कि इम्पल्सिवनेस रहती है, किसी चीज़ को इमीडिएटली पाने का इच्छा होता है, टॉलरेंस नहीं होता है, हर एक चीज़ों को सहने की क्षमता नहीं होती है। इमोशनली बड़े लेवाइल लोग होते हैं, जो सहन शक्ति बहुत कम होती है।
तो उनमें इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत देखा गया है। तो उस इम्पल्सिव बिहेवियर में वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट भी बहुत कॉमनली करते हैं। इसमें आता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, जिसको कि इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी भी हम लोग बोलते हैं। दूसरा आता है हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी, और तीसरा होता है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी। ये तीनों जो ग्रुप है जिसमें कि सुसाइड के चांसेस या सुसाइड के जो रेट हैं वो ज़्यादा रहता है नॉर्मली। ऐसे दूसरे जो पर्सनालिटी हैं, जैसे कंडक्ट प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है, डिप्रेसिव पर्सनालिटी होती है, वो सब में भी देखा जा सकता है सुसाइड। तो सुसाइड ऐसा नहीं है कि केवल इसी ग्रुप में है या इसी डिजीज़ में है। फिर चौथा जो ग्रुप है सुसाइड का, वो देखिए कोई मेंटल, बहुत सारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस होते हैं जहाँ पे क्यूरेबल इलनेस नहीं है या व्यक्ति को लगता है कि ये क्यूरेबल नहीं है। जैसे कोई बहुत पैराप्लेजिया हो जाता है, किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम हो, जिसको हम लोग पैराप्लेजिया बोलते हैं, जो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर रहता हो। चूँकि मैं एक ऐसे सेंटर में काम करता हूँ, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, जहाँ पे स्पाइन इंजरी के ही पेशेंट होते हैं। मैं वहाँ पे से लगभग 15 सालों से कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो इनिशियल स्टेज में बहुत ही परेशान होते हैं, तो उनमें सुसाइडल की टेंडेंसी आने का डर होता है। इस तरह से दूसरी बीमारियां हैं जो क्योरेबल नहीं है, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को ट्यूमर हो जाए, तो इस सब में भी वो सुसाइड करने का सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि अब तो लाइफ है नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल उनको एंड दिखता है, उनका कोई होप नहीं दिखता है। तो ये सब जो बीमारियां हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, उसमें बेसिकली सुसाइड जो होते हैं वो उनके डिप्रेशन की वजह से, होपलेसनेस की वजह से, हेल्पलेसनेस की वजह से, या फ्यूचर को लेकर बहुत वरीड हो जाते हैं। वो अपने, कुछ लोग जो होते हैं, समझिए कि वो अपने काम, मान लीजिए वो घर के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, जो उनका घर का फैमिली का फाइनेंस पूरा उन्हीं पर निर्भर है, तो वो बड़े पजल हो जाते हैं कि क्या होगा हमारे फ्यूचर, हमारे ना रहने के बाद क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। ये सब सोच सोच के बहुत लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं और ये सुसाइड करने की बात करने लगते हैं। ये सब बहुत कॉमन सब कारणें हैं सुसाइड के। अगला हम बात करते हैं सुसाइड का जो है कि किस में कहाँ ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कुछ सुसाइड जो होते हैं मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है, ऐसे भी है। मेल यूजुअली जो सुसाइड करते हैं फीमेल के तुलना में कम करते हैं। फीमेल यूजुअली ज़्यादा सुसाइड का अटेम्प्ट लेते हैं, लेकिन यूजुअली देखा गया है मेडिकल स्टडी में, जो डेटा होता है किताबों में, उसके हिसाब से कि मेल जो है सुसाइड जब करता है तो वो बेसिकली बहुत लीथल वे में काम करता है, जो जिसमें कि मरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। वो ऐसे अटेम्प्ट ज़्यादा लेते हैं, जैसे हैंगिंग है, फांसी लगा लेना, नदी में कूद जाना, ट्रेन के आगे कूद जाना, जहाँ पे बचने की संभावनाएं कम हो। फीमेल में यूजुअली जो ये लीथल का जो कंपोनेंट है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, लेकिन लीथल जो अटेम्प्ट होता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होता है, लेकिन रिलेटिवली कम होता है। उसका एक वजह हो सकता है कि प्रॉब्ली मेल जो होता है वो बहुत प्लान करके सुसाइड करता है। फीमेल बहुत बार इम्पल्सिवली ऐसे काम कर लेते हैं, जहाँ पे शायद इंटेंट वैसा नहीं होता है कि हमको एग्जैक्टली मरना है, लेकिन वो इम्पल्स में, गुस्से में बहुत बार जो अवेलेबल मीन्स होता है आसपास में घर में, जैसे चाकू हुआ तो नसें काट लिया, दवाइयाँ पड़ी हुई है घर में तो वो दवाई खा लिया, तो जो जिसमें कि बचने की संभावना ज़्यादा है, जैसे फिनाइल पी लिया, रैट पॉइजन खा लिया। तो ये सब जो कॉमन जो घर में अवेलेबल मीन्स होते हैं, चूँकि वो बहुत इम्पल्सिवली एक्ट करती हैं उस समय, तो जो मीन्स हो सकता है उसी पे काम करते हैं। तो इस वजह से शायद उनकी जो लिथलिटी होती है थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ़ीमेल लिथल वे में अटेम्प्ट नहीं करती हैं, मेल में भी और फीमेल में भी सुसाइड के अटेम्प्ट लिथल हो सकते हैं, वो निर्भर करता है अलग अलग। रिलीजन बहुत बार एक फैक्टर होता है। बहुत सारे रिलीजन इसमें प्रिवेंटिव काम भी करता है। कुछ रिलीजन में जो है रिलीजियस जो फिलॉसफी है वो सुसाइड को बहुत अच्छा नहीं मानती है, तो उसको एक बड़े नेगेटिव वे में देखती है, तो कभी कभी वो प्रिवेंटिव भी हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो सुसाइड के कारण और किस में कहाँ होता है। अब तक हमने बात किया कि सुसाइड यूजुअली क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे समाज में, किस में ज़्यादा होता है और कौन कौन से साइकियाट्रिक बीमारी में ये सब सुसाइड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि सुसाइड जो है उसको हम कैसे
पता लगाएंगे कि सुसाइड अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आता है तो हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे कि क्या कारण हो सकता है और आगे का क्या प्रोस्पेक्ट्स है, आगे क्या ऐसा संभव है कि वो आगे भी सुसाइड कर सकता है। तो उसमें ज़रूरी है कि हम सुसाइड के कुछ स्केल्स आते हैं जो आम आदमी के लिए शायद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक ट्रीटिंग डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम वो स्केल लगा सकते हैं। लेकिन हम ये जो वीडियो जो आपको बताने का जो प्रयास कर रहे हैं बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन के लिए है और एक आम पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती है और ये सब कारण हो सकते हैं जिसका कि आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं अपने लाइफ में, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपने फैमिली में कोई अगर अटेम्प्ट करता है या कोई ऐसी बात करता है सुसाइड के बारे में तो उसको आप इमिडिएटली किसी ट्रीटमेंट के पास, ट्रीटिंग डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं या उनको इमीडिएट हेल्प पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अभी इंडिया में बहुत सारे हेल्प सेंटर भी खुले हुए हैं, हेल्पलाइन भी हैं जहां पे आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए आइए अगले बार बात करते हैं कि सुसाइड को हम असेस कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आता है जो सुसाइड करके आया हो तो हम सबसे पहले उसके मीन्स को ढूंढते हैं। एक तो कारण के आसपास का जो इमीडिएट कारण क्या है, मान लीजिए कुछ झगड़ा करके आया या क्या कारण से हुआ वो असेस करते हैं। दूसरा कि उसको कोई साइकियाट्रिक इलनेस तो नहीं था पहले से, मान लीजिए वो डिप्रेशन का पेशेंट है तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन की वजह से किया हो, कोई और दूसरी स्किज़ोफ्रेनिया हो उसको तो उसकी वजह से किया हो, या उससे कुछ पर्सनालिटी ट्रेट भी हैं या कोई मेजर इलनेस से वो सफ़र कर रहा हो जिसको वजह से परेशान हो रहा हो। अभी रिसेंटली एक दो पेशेंट मैं देखा हूँ जिनके फादर बीमार हैं, बहुत उनकी किडनी प्रॉब्लम है तो उनके बच्चे बहुत सुसाइडल हो गए हैं। उनको लगता है कि वो फादर ठीक नहीं हो सकते तो हमारा लाइफ जीने का मतलब नहीं है, फादर ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, तो वो बहुत सुसाइडल हो रहे हैं। तो ये सब कारण हमें देखना पड़ता है कि कोई सोशल फैक्टर तो नहीं है, फैमिली में कोई इशू तो नहीं है, उसका पर्सनल कोई इशू तो नहीं है। ये सब जो है फर्स्ट विजिट में अटेम्प्ट में हम लोग असेस करने का प्रयास करते हैं और ये सब आपको भी जानने की ज़रूरत है, आप आम पब्लिक को भी जानने की ज़रूरत है कि ये सब भी एक कारण हो सकता है। आप अगर डेली झगड़ा करते हैं घर में वो भी एक कारण हो सकता है सुसाइड का। लोग समझते हैं कि नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है, बच्चों को हम डांटेंगे नहीं। हाँ, डांटना ठीक है लेकिन बहुत बार वो जस्टिफाइबल नहीं होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है, उस वजह से हम डांट देते हैं। तो हमें ये सब भी समझना पड़ेगा कि हम डांट रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है, हर एक बच्चों पे भी अलग अलग होता है। तो हमें ये आम आदमी को ये समझने का बहुत ज़रूरत है कि इससे हम बचें कैसे और इसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को अगर हम डांट के मान लें कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है बच्चा तो वो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। हमारे ये वीडियो का या ये जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं इसका बेसिक पर्पस ही यही है। सेकेंडली जब मान लीजिए जब आता है कोई सुसाइड करने आया तो उसमें हम देखते हैं कि उसको पहले भी अटेम्प्ट तो नहीं है। अगर उसने पहले भी सुसाइड करने का प्रयास किया है तो किस तरह से किया था, उसके मेथड को देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे वो मरने का प्रयास किया था तो हैंगिंग से किया था या कोई दवाई लिया था, नसें काट लिया था या कुएं में जंप करने की कोशिश किया था, रेलवे ट्रैक पर जाने का प्रयास किया था। तो ये सब से उससे एक अनुमान मिलता है कि जो उसका अटेम्प्ट है सुसाइड का वो कितना लीथल हो सकता था पहले जो अटेम्प्ट थे और अभी के अटेम्प्ट में, तो उससे जो पॉसिबिलिटी है डेथ की वो कितनी है। उससे एक हमें थोड़ा आइडिया मिलता है इंटेंट का कि वो कितना सीरियस है अपने सुसाइड के बारे में और सुसाइड की सीरियसनेस कितनी है। तो ये सब असेसमेंट करने के बाद अब जो हम आज अब आगे बात करेंगे वीडियो में वो है कि इसको बचाव क्या है, सुसाइड को हम कैसे बचा सकते हैं या ट्रीटमेंट क्या है। अब सुसाइड के बचाव में मोटे तौर पे तो दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है कि ट्रीटमेंट जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिस पे कि थोड़ा पहले बात करेंगे, फिर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल पे बात करेंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में है कि सबसे पहले उसको असेस करना है कि उसको कोई साइकियाट्रिक इलनेस तो नहीं है, उसको कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है, उसका पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, पर्सनालिटी इशू तो नहीं है। ये मेजर 3 पैरामीटर्स है जहाँ पे असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर वो मान लीजिए पेशेंट डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करिए, उसको दूसरे साइकियाट्रिक इलनेस है तो उसमें उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर वो पर्सनालिटी इशूज़ हैं जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है
एंटी सोशल पर्सनालिटी है, डिप्रेसिव पर्सनालिटी है, कंडक्ट प्रॉब्लम रहे हैं, हिस्टोनिक पर्सनालिटी है, ये सब पर्सनालिटी है। तो उसमें थोड़ा सा साथ साथ ट्रीटमेंट के दवाई के साथ साथ इम्पल्स को रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, कुछ मूड स्टेबलाइजर स्टार्ट किए जाते हैं। उसके बाद साथ साथ में काउंसलिंग भी करना होता है। अगर कोई मेडिकल इशू है तो उसको मेडिकल इशू को ट्रीट करना है साइमल्टेनियसली, और साथ में जो साइकाट्री इशू है उसको टेक केयर करना होता है किसी साइकाट्रिस्ट के द्वारा। जो मेजर सुसाइड का प्रिवेंशन हो सकता है वो है, अब हम बात करते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल बात, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड क्या क्या हो सकता है। देखिए, सुसाइड नॉन फार्मेकोलॉजिकल में होता है कि काउंसलिंग, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बचाया जा सकता है। फैमिली अगर बहुत सपोर्टिव है, जिसका सोशल सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो नहीं है तो वो सर्टेनली थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि समाज में आप रहते हैं तो अकेले रहने का प्रयास ना करें, लोगों से मिलजुल के रहें, 2-4 अच्छे दोस्त को रखें जो आपके सुख दुख में कोई नेगेटिव अगर सिचुएशन आती है तो आपको साथ देने वाला हो। वो साथ हमेशा लोग सोचते हैं फाइनेंशियल के वे में, ऐसा नहीं होता है। फाइनेंस एक एस्पेक्ट्स होता है, बहुत ज़्यादातर समय आपको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आपसे कोई बात करने वाला मिल जाए, आपके मन की बात को कोई सुनने वाला मिल जाए, उतना ही से आपका मन बहुत हल्का हो जाता है, आप वेंटिलेट हो जाते हैं, अपने मन की जो भड़ास है वो निकल जाती है। आपके मन में बहुत जो दुख चल रहा है, जो किसी को बताने कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन हैं तो आपकी बात को कोई सुनने वाला चाहिए। इसीलिए ह्यूमन रिलेशन में जो है को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं कि सोशल सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट। अब दूसरे फैक्टर्स जो सोशल फैक्टर्स हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि सोसाइटी पूरा डिस्टर्ब हो गया है, जैसे एजुकेशन सिस्टम में शायद एक सुधार की ज़रूरत है, जहाँ पे आज के बच्चे बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं। तो हमारा जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है प्रॉब्ली कहीं ना कहीं उसमें भी स्ट्रेस बढ़ाने का काम कर रहा है। कोई भी एग्ज़ाम है जो बहुत आज के दिनों में हाईली कम्पिटिटिव हो गया है, और एग्ज़ाम हमेशा कम्पिटिटिव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 10 सीट हैं, सपोज इसको ऐसे समझिए कि अगर 10 ही सीट है और लड़के 100 हों, और अगर लड़के सीट 50 हो और लड़के 100 हों, तो दोनों में आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्शन का कितना हो जाता है। अगर 50 सीट में 100 लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 50% चांसेस हो गए। वहीं अगर 100 लड़के दे रहे हैं एग्ज़ाम 10 सीटों पे, तो वो 10% हो गया। तो ये जो 10% या आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये एक तरह से आपके लिए स्ट्रेस हो गया। तो प्रॉब्ली हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा सा देखरेख की ज़रूरत है, सीटें बढ़ाने की ज़रूरत है शायद। और जो बेसिक लेवल पे एजुकेशन है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका कि ताना बाना आजकल बहुत ख़त्म हो गया है। हम लोग जब 20 साल पहले पढ़ते थे, गाँव से पढ़ते थे, गाँव के स्कूलों में पढ़े हैं, जहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम बड़ा अच्छा था, टीचर का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता था। मुझे आज भी याद है कि हमारे टीचर जो थे खुद फॉर्म भरवाते थे सैनिक स्कूल के और नवोदय के, और एग्ज़ाम दिलाने ले जाते थे। आज का कोई स्कूल शायद ऐसा नहीं करता है। ये गवर्नमेंट सिस्टम में ही संभव था कि उसके स्कूल के टीचर को ये लगता था, वो एक जो रिलेशन था स्टूडेंट और टीचर का, वो बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे था, और उनको एक प्राइड फील होता था टीचर को। आज शायद वो कहीं ना कहीं डिफिशिएंट हो गया है, ऐसा नहीं है, उस लेवल का इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट में नहीं है, बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया है। तो अब इसमें एक एजुकेशन सिस्टम एक अलग एस्पेक्ट्स है। सेकंड है जो आपका कहाँ रहते हैं आप, जिस सोसाइटी से आप आते हैं। सपोज एक आप बहुत पढ़े लिखे सोसाइटी से हैं तो उनके एक अपनी प्रॉब्लम होती है। आप ग्रामीण परिवेश से आए हैं तो उनका एक अपना इशू होता है, उनके कुछ स्ट्रेस होते हैं। जो जब वो शहर में आते हैं गांव के बच्चे, तो उनका एक अपने उनको उस सोसाइटी में एडजस्ट करने में बहुत सारा समय लगता है, और इस तरह से वो बहुत बार डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, अपने को फिट नहीं महसूस करते हैं। वहाँ पे वो अपने आप को एक मिसफिट महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये सोसाइटी हमारे बस का नहीं है, इसमें मैं मैच नहीं करता हूँ। इस सिचुएशन में उस बच्चों को एक ऐसा सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो उसको समझा सके, उसको बता सके कि कैसे आप इस सोसाइटी में एकल्ट्रेट कर सकते हो। एकल्ट्रेशन होता है जो सोसाइटी में, जिसको बोलते हैं कि मिलना, एक दूसरे के कल्चर को मिलना। एकल्ट्रेशन ऑफ जो कल्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी वो बच्चे में एडजस्टमेंट आती है।
इस तरह से जो बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें एजुकेशनिस्ट, समाजशास्त्री, जो सोशल रिफॉर्मर हैं, डॉक्टर का रोल बहुत बाद में आता है देखा जाए तो। सुसाइड अगर कोई डिजीज हो गया तो साइकियाट्रिस्ट काम कर सकता है, डिप्रेशन में है तो काम कर सकता है, लेकिन सोशल फैक्टर के इम्प्रूवमेंट में हमारे गवर्नमेंट सिस्टम का, एजुकेशनिस्ट का, सोशल रिफॉर्मर का, समाजशास्त्री लोग जो हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, ये सब का रोल ज़्यादा है, जो एक ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को पैदा करने का प्रयास करते हैं जिसमें कि एक समरसता आए समाज में, हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, जिस लेवल का बच्चा है, जिस लेवल का मेंटल लेवल है, उसको सही गाइडेंस मिले कि भाई आप इस लेवल के हो, आपकी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आपने इतना पढ़ा है, आप ये नहीं कर सकते हो तो आपके लिए ये ऑप्शन है। तो ये बताने वाला भी बहुत लोग नहीं हैं हमारे सिस्टम में। तो बच्चा वो पजल रहता है यंग एज में कि हमको करें क्या। सभी लोग देखिए आईएएस अफसर तो नहीं बन सकते, सभी लोग इंजीनियर्स नहीं बन सकते, सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी लोग आईएम अहमदाबाद में नहीं पढ़ सकते, सभी लोग आईआईटी में भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो सिस्टम को डेवलपमेंट का रोल डॉक्टर का नहीं है, उस सिस्टम को बनाने में हमारे गवर्नमेंट सिस्टम का रोल है। अगर वो सिस्टम बन जाए तो बच्चों पे स्ट्रेस कम हो जाएगा और बच्चों को एक गाइडेंस सेंटर होना चाहिए। जैसे आजकल कुछ गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर का काम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं। तो उससे कुछ बच्चे जो हैं 10th पास हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा। तो उससे बच्चों में, अब सब बच्चे सोचेंगे चलो ये कर लेते हैं, एटलीस्ट उनकी अपनी रोजी रोटी का रास्ता बनेगा। तो इस तरह से हम समाज में एक जो बदलाव लाने का प्रयास करें, अगर जो भी डिफिशिएंट एरिया है जहाँ पे कि कैसे हम एक समाज में समरसता ला सकते हैं, कंडूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जीने के लिए। सबसे पहले बेसिक नीड सबको मिलना चाहिए, दाल रोटी सबको खाना मिलना चाहिए, रहने का एक घर होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति मान लीजिए रोड पे सोता हो तो वो अगर डिस्पेट हो जाएगा तो वो मरने का सोचेगा, लेकिन अगर बेसिक नीड पूरा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो इस तरह से हम एक समाज में को बदलाव ला के ही सुसाइड को थोड़ा कम कर सकते हैं। जीरो तो नहीं कर सकते शायद, लेकिन हाँ हम बहुत हद तक इसको कट कर सकते हैं, जिससे कि हम स्ट्रेस को कम कर पाएँ तो बच्चे में सुधार हो सकता है। थैंक यू।